वंस अगेन आर वेलकम टू प्लेटफॉर्म। आइए साथियों, प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पे मैं भास्कर पांडे आप तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, कल की तरह आज हम लोग पुनः एक नया चैप्टर को देखने का काम करें। कल हमने आप लोग को कंप्यूटर से अवगत करवाया, 50 प्रश्नों को हमने देखने का काम किया। आज हम लोग जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से, जी हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से जिससे संबंधित आपके यूडीसी क्लर्क का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न। साथियों, अगर इन प्रश्नों को पढ़कर आप जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो, क्योंकि ये सारे प्रश्न, इन सारे प्रश्नों से ही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। बेसिकल नॉलेज वाले प्रश्न है, बेसिक से है। बेसिक वाले प्रश्नों को अगर आप करके जाते हैं, जो सामान्यतः सभी जगह पूछा जाता है, तो अगर इन प्रश्नों को आप करके जाते हैं तो निश्चित है आपके एग्जाम में यह जो है पैनासिया यानी रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने देखना शुरू कर दिया है तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, एक बात मैं बता दूं, जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, कर चले कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं और मजेदार तरीका से पढ़ने का काम करते हैं। चलिए तैयार हो जाइए। देखिए, कहता है, पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न कहता है जड़त्व क्या है। जड़त्व क्या है? देखिए, इसके उत्तर को समझिए। किसी वस्तु का अपनी अवस्था, किसी वस्तु का अपनी अवस्था को बनाए रखने का जो गुण होता है उसी को क्या कहा जाता है? जड़त्व का। आपने जैसे देखा होगा ना, कोई व्यक्ति कहीं पे रुक गया और वही थम गया, तो उठा रहा है नहीं उठ रहा है, हिला रहा है नहीं हिल रहा है, लेकर जा रहा है नहीं जा रहा है, तो बोलता है एकदम जड़ बन गया है। क्या बन गया भाई? जड़ बन गया। तो जड़त्व का मतलब एकदम जड़ की तरह, जैसे पेड़ कैसे होता है, तो पेड़ के अंदर में जो उसके जड़ होते हैं अंदर चले जाते हैं, उसको उखाड़िएगा तो नहीं उखड़ेगा, वही जड़त्व है। क्या है भाई? वही जड़त्व है, यानी जड़ की तरह तत्व हो जाना ही जड़त्व कहलाता है। ठीक है ना। जिस तत्व में, एकदम याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, जिस तत्व में जड़ वाला गुण आ जाए, स्थायी वाला गुण आ जाए, उसी को क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। ठीक है ना। इसके कुछ और डिटेल जान लेते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम बताता है। पूछ दे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमें आप बताइए कि जड़त्व के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है भाई, तो कहाँ मिलती है? तो न्यूटन का प्रथम नियम में। कहाँ मिलता है? न्यूटन का प्रथम नियम में इसकी जानकारी मिलती है। क्या मिलता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम बताता है कि कोई वस्तु बाहरी बल न लगे तो अपनी गति या विश्राम अवस्था में बनी रहती है। अब जैसे हम बैठे हुए हैं और हमको पीछे से ठेला जाएगा, भारी बल हो गया, नहीं ठेलेगा, विराम अवस्था में है, तो हमारी स्थिति कैसे रहेगी? जड़त्व वाली होगी। जड़त्व समझते हैं? पेड़ का जड़ के सारे पेड़ एक जगह टिका रहता है, जड़ उखड़ गया तो पेड़ गिर गया, क्योंकि उस पर बाहरी बल लगेगा। जड़ क्या करता है? रोक के रखता है। जड़ ही है जो हवा पानी तूफान से रोक के रखता है, वरना कोई भी पेड़, उसके बाहरी बल लगेंगे, हवा चलने से उस पर बाहरी बल लगेंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, अपने स्थान से हट जाएगा। यही जड़त्व है। जड़त्व का समझ में आया? किस नियम में पता चलता है? तो न्यूटन का यह प्रथम नियम में पता चलता है। तो दो प्रश्न आप यहां से बना सकते हैं। पहला, जड़त्व क्या है, और दूसरा, जड़त्व का नियम किसमें बताया गया भाई? तो यह न्यूटन का प्रथम नियम में बताया। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न कहता है बल की एसआई इकाई क्या है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बल की एसआई मात्रक बताइए। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। याद रखिएगा। क्लियर है? देखिए, 1 न्यूटन, ध्यान दीजिएगा, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 mm(s2) त्वरण में क्या करता है? प्रदान करता है। क्लियर है?
कार्य की परिभाषा बताइए। कार्य क्या है भाई? कार्य क्या है? तरीका से अगर प्रश्न आता है कि आप मुझे फिजिक्स से संबंधित कार्य के बारे में बताइए, तो कार्य क्या है भाई? कहता है जब बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो वह कार्य होता है। अब जैसे मान के चलिए, अब गाड़ी अगर मान के चलिए गियर में है, गाड़ी अगर न्यूट्रल में है तो निश्चित है वो जड़त्व के नियम में रहेगी। लेकिन गाड़ी में जब हम गियर लगाएंगे, गियर डालेंगे तो क्या करेगी? आगे की तरफ भागेगी। ये सुनो, गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी तो क्या रहेगी? खड़ी रहेगी, जड़त्व वाली स्थिति में रहेगी। लेकिन जब उसमें गियर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो गाड़ी आगे भागेगी। तो वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। तो कार्य किससे? फिर से देख लीजिए, जब बल लगाने से तो जैसे गियर लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है भाई? गियर में डालते तो क्या होता है? बाहरी बल उस पर लगता है और गाड़ी क्या होती है? आगे की तरफ भागती है। तो जब बल लगाने से वस्तु बल की दिशा का मतलब हमको आगे ले जाना है तो आगे मारेंगे। देखिए दो तरह का गियर होता है, एक आगे का एक पीछे का। तो पीछे वाला लगाएंगे तो पीछे चला जाएगा, आगे वाला लगाएंगे तो आगे चला जाएगा। तो जब बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित का मतलब चलना शुरू कर देती है, उस दिशा में मुड़ जाती है, तो कार्य होता है। तो क्या होता है भाई? कार्य होता है। उससे क्या हो गया? जाने का एक कार्य हुआ। जाने का कार्य हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो कार्य का क्या है परिभाषा भाई? तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताइए। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का मतलब समझते हैं ना, एनर्जी। तो VVI समझ के लिखिएगा। ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी रोकने का सिद्धांत बताइए। तो क्या बोलेंगे भाई? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अब ऐसे समझिए, आपके अंदर जो ताकत है कोई खत्म नहीं कर सकता और नहीं ताकत कोई बढ़ा सकता है। ताकत क्या कहता है? न ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, न नष्ट की जा सकती। देखिए, अब ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न, एनर्जी क्या होता है? ना तो उत्पन्न होगा ना तो खत्म होगा, केवल बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए आपने कुछ बूस्ट कर दिया, जैसे मान के चलिए अभी मैं भूखा हूं तो एनर्जी कमी है। अब खाना खा लिया तो एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखेंगे, एनर्जी यानी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है भाई? तो ना खत्म की जा सकती है और ना ही उसको उत्पन्न की जा सकती है, केवल क्या की जा सकती है? उसे बूस्ट की जा सकती है यानी बढ़ा सकती है, ठीक है ना। तो सीधे याद रखेंगे, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। यानी अगर आप भूखा हैं तो कम एनर्जी है, और अगर खाना खा ले तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। कुल जो ऊर्जा होती है वो क्या रहती है? स्थिर अवस्था में रहती है। जैसे गिरती गेंद में स्थिति से गतिज ऊर्जा बनना। अब जब गेंद गिरती है, अब जैसे कोई गेंद है तो गेंद को ऐसे उछालिएगा तो जब हाथ में ऐसे गेंद है तो स्थित ऊर्जा में है, रुका हुआ है, और उसको उछालिएगा तो क्या हो जाएगा? वो गति ऊर्जा में हो जाएगा, ठीक है ना। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? अगर इस तरीका का प्रश्न आता है कि आप मुझे बताइए शक्ति की इकाई क्या है भाई, तो शक्ति की इकाई वॉट है। शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है। लेकिन यही प्रश्न यहां पे आता है कि बल की इकाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या बोलेंगे भाई? तो न्यूटन है। जबकि अगर पूछ दिया कि शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई क्या है, तो वॉट है। याद रखेंगे दोनों का, बल की इकाई न्यूटन और शक्ति की इकाई वॉट है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसका देखिए, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य या समय, 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। इसको आप इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है अगला प्रश्न? दाव की एसआई क्या है? अब देखिए, शक्ति बल हम लोगों ने पढ़ लिया, अब दाव को पढ़ेंगे, प्रेशर, दाव को पढ़ेंगे। भाई यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक से प्रश्न है। प्रश्न तो ये बेसिक है, लेकिन ये सारे प्रश्न आपको फंसाने का काम करता है एग्जाम में। इसलिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप करेंगे और उम्मीद है कि आप अपने सपनों को एक आकार देंगे, आप अपने सपनों को मंजिल पर पहुंचाएंगे।
चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो दाब का एसआई इकाई क्या होता है भाई? तो याद रखेंगे दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है। क्या होता है बोलकर बतलाइए? दाब का एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल होता है, जिसको कि शॉर्ट में पीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीए बोलते हैं। न्यूटन को शॉर्ट में एन बोलते हैं। न्यूटन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? है ना, क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। न्यूटन को एन बोलते हैं, जबकि दाव को क्या बोलते हैं? पीए बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, परावर्तन का नियम क्या है? ये बार बार ये ऐसा प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि परावर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। तो हम परावर्तन का नियम को जानते हैं। देखिए क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण तथा आपतन किरण बराबर परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। फिर से सुनिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण तथा आपतन किरण या परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही बराबर में होते हैं। अपवर्तन क्यों होता है भाई? अपवर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब जो लौट गया, अपवर्तन का मतलब जो आ गया। तो अपवर्तन क्यों होता है? क्यों होता है अपवर्तन? तो माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलती है, जिससे दिशा बदल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपवर्तन कहते हैं। दर्पण का सूत्र लिखिए। कहता है कि दर्पण का सूत्र बताइए। तो क्या होता है दर्पण का सूत्र? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसका सूत्र है? पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो भाई लोग, मैं कहूंगा अगर मेरा बात मानना है तो मानिए और दर्पण का सूत्र याद कर लीजिए। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि दर्पण का सूत्र बताइए, फॉर्मूला बताइए। ठीक है, आगे देखिए, लेंस का आवर्धन क्या है? लेंस का आवर्धन क्या यानी मैग्निफिकेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या है भाई? तो आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई बटे या आवर्धन बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई या वस्तु ऊंचाई बराबर वी यू। वी या यू, यही हो गया हमारा क्या? लेंस का आवर्धन क्या है भाई? तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई बराबर यानी वी या यू। ठीक है, अगला है, ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, कितना सुंदर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या भाई? ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? तो याद रखेंगे लगभग 343। कितना होता है भाई? लगभग 343। कितने सेंसियर पर? तो 20 सेंसियर पर। याद रखेंगे, यह बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। लगभग 243 में। ठीक है, कितना? 243 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की गति होती है। ठीक है, हवा में, यानी हवा जहां चल रही है, हवा बह रही है और वहां पर कोई बोलता है तो कितना दूरी तक जा सकता है? तो 243 मीटर के आसपास में वो आवाज आपका पहुंच सकता है। ठीक है ना, आगे देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई क्या है? एसआई इकाई क्या भाई? तो याद रखेंगे ओम है। क्या है प्रतिरोध का? क्या है? ओम है। याद रखेंगे क्या है? ओम है। तो ओम का नियम क्या होता है भाई? तो ओम का क्या नियम होता है? तो याद रखेंगे भी बराबर आई आर। किसका नियम है? बुद्धिया, आपसे प्रश्न अगर पूछा जा सकता है कि आप मुझे बताइए ओम का नियम, तो क्या है भाई ओम का नियम? भी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर। बोलिए क्लियर है? और प्रतिरोध एसआई का बुद्धिया की प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो ओम है। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम है। बल का क्या है भाई? बल का क्या है? न्यूटन का क्या है? दाव का क्या है? और उसी में प्रतिरोध का क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई बत पूछ रहा है, तो प्रतिरोध का एसआई क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ओम का क्या नियम है भाई? तो भी बराबर आई आर। ठीक है, श्रृंखला और समांतर, श्रृंखला और समानांतर, श्रृंखला और समानांतरण संयोजन में अंतर क्या है? देखिए, श्रृंखला में क्या होता है? धारा समान होता है। श्रृंखला में क्या होता है बाबू लोग? तो श्रृंखला में धारा समान होता है।
वोल्टेज विभाजित होता है, यानी धारा तो समान होता है, बराबर धारा आता है, बराबर करंट आता है, लेकिन उसके वोल्टेज क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। वोल्टेज क्या हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है। श्रृंखला में क्या होता है कि धारा तो समान होता है, यानी करंट तो बराबर होता है, लेकिन उसके वोल्टेज में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाते हैं। और समानांतर में वोल्टेज क्या होता है, समानांतर में वोल्टेज क्या होता है, समानांतर में वोल्टेज समान होते हैं, जबकि धारा विभाजित होते हैं। कितने अच्छा प्रश्न है, कितना बढ़िया प्रश्न है। देखिए श्रृंखला में क्या होता है कि धारा तो समान होता है, श्रृंखला में धारा तो समान होता है, करंट तो बराबर स्थिति में होता है, लेकिन उसके वोल्टेज बढ़ जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जबकि समानांतर में क्या होता है कि धारा जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सॉरी, समानांतर में क्या होता है, वोल्टेज तो बराबर होते हैं, लेकिन धारा क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। समझा रहे बात, फिर से सुनिए। श्रृंखला में धारा यानी करंट समान होते हैं, लेकिन उसके वोल्टेज विभाजित हो जाते हैं। जबकि समानांतर में क्या होता है, समानांतर में यह होता है कि आपका धारा विभाजित हो जाता है, धारा क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और वोल्टेज जो होता है वो समान हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ठीक एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए श्रृंखला और समानांतर में अंतर बतलाइए, श्रृंखला और समानांतर में अंतर बतलाइए। तो दोनों में अंतर उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या आया होगा भाई, देखिए सर बता सकते कि सर जहाँ तक मुझे लगता है कि श्रृंखला में धारा समान होता है, बराबर होता है, जबकि उसके वोल्टेज विभाजित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जबकि समानांतर में क्या होता है, धारा जो होता है वो बढ़ जाते हैं और वोल्टेज उसके समान होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाते भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं से, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं से। यानी इसका देख लीजिए डिटेल में, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। कौन भाई, तो चुंबकीय का अपना चुंबक जो होता है उसका अपना क्षेत्र होता है। ठीक है, तो किससे दर्शाते भाई, तो जो चुंबकीय ध्रुव क्षेत्र जो होते हैं ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं। पूछ दिया कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा से किस दिशा जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताइए कि वह किस दिशा से, किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र, दो प्रश्न यहां से निकल के आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाते हैं, तो बता सकते हैं चुंबकीय रेखाओं से। लेकिन अगर फिर दूसरा प्रश्न है कि बताइए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, उसे क्या कहते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का जाने का नहीं, जो उसका जो अपना आवागमन का जो सिस्टम है वो क्या है, तो ये उत्तरी ध्रुव से चलती है और दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। तो दो प्रश्न आप यहां से सीख सकते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्या है भाई विद्युत मोटर का सिद्धांत, किस सिद्धांत पे चलती है। देखिए धारा वहन करने वाले चालक, धारा वहन यानी जो करंट है प्रभावित करने वाले, तो धारा वहन करने वाले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या लगता है, बल लगता है। इसीलिए देखेंगे दिशा तय करता है, ध्रुवीय क्षेत्र से दक्षिणी की ओर, है ना, उत्तरी से दक्षिणी की ओर। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, तो धारा वहन करने वाले, धारा अरे धारा जहां से वहन होता है प्रभावित होता है, करने वाले चालक, चालक का मतलब जो चलाने वाला, पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या लगता है, बल लगता है। यही कारण जो है जब हम लाइट ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनरेटर का सिद्धांत क्या है, याद रखेंगे। जनरेटर का क्या सिद्धांत है बाबू, अभी हमने कहा किसके बारे में, अभी कहा विद्युत मोटर के बारे में, जबकि अभी हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, जनरेटर के बारे में। तो कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाने से, चुंबकीय क्षेत्र में चालक को यानी चलाने वाले चीजों को क्या घुमाने से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है जनरेटर में। जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, हम चलाते हैं तो उससे क्या होता है, इसमें देखिए विद्युत वाला में क्या होता है, विद्युत वाला में धारा हम करंट डालते हैं तो क्या करती है, जब विद्युत धारा में धारा वहन करने के लिए यानी धारा जो करंट डालते चलाते हैं, वहन करते हैं, भेजते हैं, तो चालक पर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाता है जिससे वो आगे की ओर चलता है, तो धारा प्रवाहित होता है। जबकि जनरेटर में कैसे उत्पन्न होता है भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाने से, चालक जिस पर बल लगाया जाता है वो घूमेगा, बल लगेगा तो घूमेगा, और घूमेगा तो फिर उससे क्या उत्पन्न होगा, तो विद्युत उत्पन्न होगा। तो देखिए जनरेटर जब चलता है, आप देखिए जब जनरेटर धीरे धीरे चलेगा, देखिएगा गौर करिएगा, जनरेटर जब धीरे धीरे चलेगा तो बिजली भी अपने आप कम हो जाएगा, और जनरेटर जितना फास्ट चलेगा बिजली भी उतना टाइट रहेगा, है ना। आप देखे होंगे
कि जनरेटर अगर धीरे धीरे एकदम नॉर्मल बंद होने लगेगा तो देखेगा अपने आप बिजली सब लाल हो जाएगा, है ना। और जब जनरेटर तेज हो जाएगा तो फिर बिजली नॉर्मल मोड में आ जाएगा। होता है कि नहीं होता है? ये सब जरूर देखिएगा एक बार। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उष्मा और तापमान में अंतर बतलाइए। क्या है भाई? देखिए, उष्मा किसको कहते हैं? जिसमें गर्मी हो वो उष्मा है। और तापमान क्या होता है भाई? उष्मा से जो प्रभावित होते हैं वो तापमान है ना। तो उष्मा ऊर्जा है। उष्मा क्या अपने आप में? गर्मी है। तो गर्मी क्या अपने आप में? ऊर्जा है, एनर्जी है। जबकि तापमान क्या है? किसी वस्तु की उष्मीय अवस्था का मापक है। तापमान में क्या होता है? कितना डिग्री गर्मी है। देखें, सुने होंगे कि भाई आज जो है पटना का जो है इतना तापमान बढ़ा हुआ है ना। हवा नहीं चल रही है, उमस बना हुआ है, तो आज 43 डिग्री हो गया। तो ये तापमान क्या होता है? तो वह उष्मीय यानी उष्मा यानी गर्मी को मापने का एक यंत्र है ना, कह सकते हैं। तो उष्मा ऊर्जा है। उष्मा अपने आप में कोई क्या है? उष्मा क्या है भाई? गर्मी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है ना। जैसे जैसे मान के चले आप कपड़ा देते हैं सूखने के लिए, तो उस पर उष्मा पड़ने से क्या होता है? जल्दी सूख जाता है, क्योंकि एनर्जी का वहां काम करता है सुखाने में। तापमान किसी वस्तु की क्या करता है? उष्मीय अवस्था का क्या करता है? मापता है। अब जो एनर्जी है, जो उष्मा है, उसी को मापने वाला यंत्र क्या है? वह तापमान है। ठीक है, ऐसे भी देखिए, ताप का मतलब होता है गर्मी, अब मान का मतलब होता है, मान का मतलब एक दो चीज बोलता है ना, कि मान लिया जाए 5 रुपया, मान लिया जाए 10 रुपया, तो समझिएगा। तो मान का मतलब मापना, ताप का मतलब गर्मी, मान का मतलब मापना। तो जिस गर्मी को माप दिया जाए वही तापमान है। तो जिस गर्मी को मापने वाला यंत्र को ही क्या कहते हैं? पैरामीटर को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। गर्मी को मापने वाला पैरामीटर को तापमान कहते हैं। उम्मीद है अभी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुझे ग्रीन हाउस के बारे में बताइए। ग्रीन हाउस के बारे में कुछ बताइए। तो क्या बताइएगा भाई? पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसीय उष्मा को रोककर तापमान बढ़ाती है। देखिए, ग्रीन हाउस का क्या काम है? ग्रीन हाउस क्या है यानी ग्रीन हाउस का क्या काम है? तो ग्रीन हाउस क्या करता है? पृथ्वी के वायुमंडल में, वायुमंडल क्या कहते हैं भाई? तो पृथ्वी के जो आवरण, गैसीय आवरण है, वही वायुमंडल है। पृथ्वी के जो गैसीय आवरण है वो क्या है? वायुमंडल है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, बहुत सारे मंडल है। तो पृथ्वी के जो गैसीय आवरण है वही वायुमंडल है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस क्या करता है? तो गैसीय उष्मा को रोककर, यानी वैसे गैस जो उष्मा है ना, गैसे ग्रीन हाउस गैसे उष्मा को रोककर, यानी जो गर्मी है उसको रोककर क्या करता है? तापमान को क्या कर देता है? बढ़ा देता है ना। गैसी वहां तक पहुंचने दे देता है। जैसे मान के चले अब कहीं पे हवा ही जा ही नहीं रहेगी, तो वहां तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हवा जाएगी तो तापमान क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम जाएगा। तो क्या करता है? तो वैसे गैसें जो तापमान कम करते हैं उसको रोक देता है, और रोकने के कारण क्या हो जाता है? वहां तापमान बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है भाई? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें उष्मा को रोककर तापमान, जो गैसें जो यानी वैसे से गैस जो उष्मा को रोकने का काम करता है और नॉर्मल बनाने का काम करता है, उसी को वह रोक देता है, जिसके कारण से तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से करके जाइएगा, उम्मीद है आप अपने परीक्षा में सफल हो जाइएगा। ठीक है ना। बात को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम लिखिए। प्रथम नियम के बारे में बताया भाई, अभी हम लोग द्वितीय नियम के बारे में। अक्सर पूछा जाता है न्यूटन के द्वितीय नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या है भाई न्यूटन का द्वितीय नियम? तो देखिए, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। फिर से सुनिए, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर m। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा, है ना। न्यूटन का द्वितीय नियम याद रखिएगा, क्या है? तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। पलायन वेग क्या है? पलायन वेग देखिए, ये भी प्रश्न में आते हैं। आप पूछेंगे सर आप हर चीज को वीवीआई क्यों लिखवा रहे हैं? भाई वीवीआई ही क्वेश्चंस है ये। इन सारे प्रश्न, इन सारे क्वेश्चन से ही प्रश्न किए जाते हैं निकाल करके। एसआई मात्रक पूछ दिया, बल का एसआई मात्रक क्या है, दाब का क्या है, न्यूटन, है ना, दाब का क्या है, बल का क्या है, कार्य का क्या है, तो सभी के पूछे जाते हैं भाई। ये पलायन वेग के बारे में पूछ दिया कि बाबू आप मुझे बताइए पलायन वेग क्या है, तो पलायन वेग के बारे में पढ़ते हैं। तो कहता है वह न्यूटन वेग जिससे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके, पृथ्वी पर लगभग इतना पॉइंट। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, देखिए पलायन क्या है। पलायन क्या है भाई? तो पलायन का मतलब क्या हो गया? अब जैसे मान के चलिए पटना में पढ़ने की व्यवस्था ही न रहे, तो लोग क्या करने लगे? यहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लगे, यानी यहाँ से क्या हो जाएंगे? मुक्त होना चाहेंगे। अरे भाई जल्दी यहाँ से निकलो, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, चलो दिल्ली चलते। दिल्ली में गया, वहाँ भी व्यवस्था है, तो वहाँ से लोग पलायन करेंगे। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था,
लोग बाहर में विदेश, जो विदेश में थे वो देश में पलायन कर गए, जो देश में थे वो अपने गांव पलायन कर गए। सभी लोग क्या कर जाना, जहां पे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, लोग वहां से क्या हो जाता है, चलने लगते हैं, हट जाते हैं, चले जाते हैं, वही पलायन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, पलायन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वह न्यूनतम वेग, वेग में क्या होता है, चलने की गति, तो वह न्यूनतम यानी कम से कम गति जिसे कोई पिंड, कोई पिंड, पिंड जानते हैं ना, बहुत सारे पिंड है, ठीक है, अलका पिंड है ना, बहुत सारे पिंड है, तो जिसे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, अभी देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज हम जब ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है, किसके कारण होता है भाई, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जैसे मान चलिए मार्कर को फेंकेंगे तो क्या होगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, क्यों ऐसा होता है, तो पृथ्वी में क्या पाया जाता है, तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, पृथ्वी में क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल का पाया जाता है, जिसके कारण ऊपर गई हुई वस्तु को अपने तरफ खींच लेता है, एक चुंबकीय है, एक गुण है इसमें, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके, वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या हो सके, मुक्त हो सके, पृथ्वी पर लगभग कितना भाई, तो 11.2 किलोमीटर तक आपका गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, कितना, 11.2 किलोमीटर गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, तरंग धैर्य और आवृत्ति का संबंध क्या है, बहुत सुंदर प्रश्न है, पूछ ले, आपसे पूछा जा सकता है कि मुझे आप तरंग धैर्य और आवृत्ति का संबंध बतलाइए, तो क्या है संबंध भाई, तो याद रखेंगे क्या है, तो वेग बराबर तरंग धैर्य इंटू आवृत्ति, वेग बराबर तरंग धैर्य इंटू आवृत्ति, ठीक है, यही हो गया तरंग धैर्य का आवृत्ति का संबंध। उष्मा चालक और कुचालक में अंतर बताइए। देखिए सबसे पहले जानते हैं चालक के बारे में, चालक और कुचालक क्या भाई, तो कुचालक के बारे में क्या जानते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होता है वह चालक कहलाता है, और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता वो क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। अब जैसे मान के चलिए आपसे पूछ ले जाए मार्कर है तो क्या हो जाएगा, उष्मा का कुचालक हो जाएगा, है ना, और मान के चलिए लोहा रहेगा तो क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो उष्मा चालक और कुचालक में, तो चालक उष्मा, चालक तो पता ही है उष्मा से, और विद्युत का अच्छा संवाहक होता है। चालक में क्या होता है, जल्दी विद्युत धारा आपको प्रवाहित हो जाती है, जैसे लोहा को पकड़िएगा क्या है, उष्मा का चालक भी है, जैसे लोहा को अगर रखिएगा धूप में तो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक उसके अपेक्षा अगर काट को रखिएगा तो कम गर्म होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इस प्रकार से समझिएगा, क्योंकि जो है चालक जो होता है उष्मा का क्या होता है भाई, उष्मा का वो क्या होता है, उष्मा का वो चालक जो होता है, उष्मा चालक क्या होता है, तो उष्मा चालक जो होता है या विद्युत का अच्छा संवाहक जो होता है, क्योंकि उष्मा में क्या होता है, गर्मी होती है, और जो चालक होते हैं उसे प्रभावित कर जाते हैं। मैंने कहा कि धूप में लोहा रख दीजिए तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और उसके अपेक्षा अगर आप लकड़ी रखिए, पानी रखिए तो देरी से गर्म होगा। पानी भी उष्मा का चालक ही होता है, पानी में भी प्रभावित हो जाती है धारा, ठीक है। तो चालक उष्मा या विद्युत का अच्छा संवाहक कुचालक नहीं होता है, याद रखिएगा। जिसमें ज्यादा उष्मा प्रभावित होती है समझिएगा वो सुचालक है यानी चालक है, वह कुचालक नहीं। कुचालक में क्या होता है, जहां पे उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे छाता, अब समझिएगा छाता, अब छाता वो लीजिएगा तो क्या होगा, उष्मा का कुचालक है, उसमें आपका उष्मा नहीं प्रभावित करेगी, है ना, ऊपर से ही वो क्या होगा, परावर्तित कर देगा उसको। जैसे तांबा चालक होता है, लकड़ी क्या होता है, कुचालक बता ही दिया आपको। लकड़ी क्या होता है, अब सूखी लकड़ी से, आपको लकड़ी सूखा है, अब उससे करंट में आप धारा प्रभावित करें तो नहीं होगा, लेकिन अगर वही अगर बहुत कच्चा लकड़ी है तो उसमें क्या होता है, उसमें का सुचालक हो जाता है, यानी उसमें धारा प्रभावित होने का चांसेस बन जाती है, ठीक है ना। तो तांबा क्या होता है, तांबा जो है आपका क्या है, तो तांबा आपका चालक है, तांबा क्या होता है, चालक होता है, जबकि लकड़ी क्या होता है, कुचालक। एग्जाम्पल बता ही दिया कि आप धूप में ही क्या करिए, लोहा रख दीजिए और एक तरफ लकड़ी रख दीजिए, दोनों को जाके छुइएगा धूप में तो देखिएगा लकड़ी जल्दी अरे लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा और लकड़ी को गर्म होने में देर लगेगा। ठीक उसी प्रकार अगर लोहा से आप करंट में डालिएगा, लोहा से कोई लोहा पदार्थ है उसको करंट के साथ लगाइएगा तो उसमें देखिएगा करंट आ जाएगा, जबकि लकड़ी के साथ लगाएगा तो नहीं आएगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। गुरुत्व त्वरण का मान क्या है, गुरुत्व त्वरण का मान क्या है भाई, तो लगभग कितना है, तो 9.8 मीटर, 9.8 स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे तो अच्छे से कर लीजिएगा। कहता है प्रतिध्वनि क्या है, इसको आप इको साउंड कहते हैं। इको साउंड में क्या होता है भाई, हम कुछ भी बोलते हैं और वही आवाज गूंजता है। जैसे मैंने कहा हेलो, एक बार कहा हेलो तो वही बार बार आएगा हेलो हेलो हेलो, यही है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब वही ध्वनि दोबारा सुनाई देना। क्या, अब जैसे देखो फिल्मों में कहता है
कि आई लव यू, तो उधर से आता आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ये हो गया प्रतिध्वनि, यानी वही ध्वनि बार बार क्या होना, सुनाई देना। तो इको में भी वही होता है, एक बार कुछ बोलते हैं तो ध्वनि बार बार सुनाई देता है, वही है। तो प्रतिध्वनि क्या है भाई, तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन होकर, ध्वनि तरंगों का वापस लौट करके, जैसे ध्वनि क्या होता है, अपवर्तन में क्या होता है, चला गया, परावर्तन में लौट गया, तो ध्वनि क्या होता है, तरंगों का परावर्तन होकर पुनः सुनाई देना, यानी वही चीज जो आप बोले मुंह से, वही चीज आपके पास आके अब फिर वही चीज दोबारा सुनाई देना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि। जैसे कि कभी कभी आप फोन लगाते हैं तो देखिएगा आप ही का आवाज आपको सुनाई देगा, आपने जो यहां से जो बोला वो वापस वो बाहर गया नहीं, वही फिर लौट करके आ गया, है ना। कम से कम 17 मीटर दूरी पर परावर्तक सतह आवश्यक होता है। अगर 17 मीटर तक कोई चीज जाता है तभी वह सुनाई नहीं देगा, अदरवाइज 17 मीटर के अगर कम में ही है तो वही चीज पुनः क्या हो जाएगा, लौट के आ जाएगा, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है भाई, तो परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, देखिए सोचनीय प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है भाई, याद कर लीजिएगा, बहुत काम देगा आपके परीक्षा में। तो परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त होते, देखिए तो परमाणु विखंडन या संलयन से, परमाणु का विखंडन यानी परमाणु जब टूटेगा, या फिर संलयन से, संलयन का मतलब क्या हो जाएगा, जब वो है ना बिल्कुल, या संलयन से, संलयन का मतलब मिल जाएगा, तो परमाणु विखंडन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ये हो गया, ठीक है। यानी जिसको संलयन यानी विलुप्त भी कह सकते हैं। तो विखंडन में भारी नाभिक छोटे छोटे, विखंडन में यानी टूटने की स्थिति में क्या होता है, भारी नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है और ऊर्जा का क्या करता है, निकलती है, उससे ऊर्जा क्या होता है, निकलती है। रसायन विज्ञान क्या है भाई, जिसको आप कहते हैं केमिस्ट्री, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। और प्रश्न पूछे जिसके भी ऑनर्स है केमिस्ट्री, एक बार जरूर देख लीजिएगा कि रसायन विज्ञान क्या है। तो याद रखिएगा, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना, गुण परिवर्तन और उन परिवर्तनों के नियम का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। मैंने इंटरव्यू में देखा बहुत सारे लोग जो केमिस्ट्री किए हुए हैं, केमिस्ट्री से उनका ऑनर्स रहा है, लेकिन वो अच्छे से केमिस्ट्री के बारे में नहीं बता पाते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। मैंने बहुतों से इंटरव्यू लिया जिनका कि ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री था, सब्सिडरी केमिस्ट्री था, बहुतों का ऑनर्स पेपर जनरली फिजिक्स था, लेकिन उसका सब्सिडरी में केमिस्ट्री था। और उनसे जब पूछा गया कि आप मुझे रसायन विज्ञान के बारे में बताइए या केमिस्ट्री के बारे में बताइए, तो वो निश्चित है कि बताने में घबरा गए, जिस तरीका से बताना चाहिए वो नहीं बता पाए। तो यहाँ याद रखेंगे कि किसको कहेंगे, जरा एक बार बोल दीजिए, किसको कहेंगे जरा बोल दीजिएगा, तो पदार्थ की संरचना, किसकी संरचना, पदार्थ की संरचना, पदार्थ का गुण परिवर्तन और उन परिवर्तनों को नियम का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। यह विज्ञान बताता है कि पदार्थ कैसे बनता है, कैसे टूटता है या कैसे बदलता है। आपसे पूछा जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो स्थान घेरे जिसपे भार हो वह पदार्थ है। पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन भाई, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस किसको कहते हैं, मैंने ये भी पूछा बहुत से बाबू लोग, जरा आप सॉलिड के बारे में जरा बताइए, तो लीजिए आप सॉलिड को पता ही नहीं है, ठोस के बारे में बताइए, यानी उसी का हिंदी ठोस होता है। अब मैंने कहा कि ठोस के बारे में बताइए, तो अब ठोस के बारे में सर क्लियर नहीं हो पा रहे, तो सीधे समझिएगा बाबू लोग, पदार्थ सबसे पहले जानिए, पदार्थ किसको कहते हैं, तो जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे यानी अपना स्थान ग्रहण करे और जिसमें भार हो यानी वजन हो, वही क्या है, हमारा पदार्थ है। तो याद रखेंगे पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस किसको कहते हैं, तो जिसके आयतन और आकार क्या होते हैं, निश्चित। आयतन क्या हो गया, यानी वजन, और उसके आकार क्या होते हैं, निश्चित। अभी मार्कर है, इसको ऊपर फेंके नीचे फेंके, वजन कोई नहीं घटेगा, और जहां ऊपर में भी उतना ही जगह लेगा जितना कि नीचे लेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। जबकि द्रव्य क्या होता है, जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। अब 1 बोतल पानी है, उसको फेंकिएगा तो ऊपर में भी 1 बोतल पानी रहेगा, लेकिन जब वो गिरेगा तो आकार क्या हो जाएगा, उसका अनिश्चित हो जाएगा, ये द्रव्य है। जबकि गैस में क्या होता है कि जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, जैसे खोल के फेंकिएगा तो पता चला सब उड़ गया, तो ना तो उसका वजन रहेगा और ना उसके आकार रहेंगे, सब हवा में फैल गया। तो यही समझना है, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान की उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। परमाणु की परिभाषा दीजिए, क्या है परमाणु की परिभाषा बाबू, परमाणु की क्या परिभाषा है, तो किसी तत्व का सबसे छोटा कण। उदय अणु और परमाणु क्या, अणु से बड़ा होता है जबकि परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए रखता है, उसी को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अणु क्या है, देखिए अणु और परमाणु ये दोनों चीजों को
बाबू लोग याद कर लीजिएगा, दोनों चीज जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, लेकिन भाई याद रखिएगा। तो परमाणु का परिभाषा हमने क्या बताया आपको कि किसी तत्व, जो तत्व है उसका सबसे छोटा कण जो होता है, कोई तत्व है ना, तो उस तत्व का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा, तो वह परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। क्या करता है परमाणु, तो किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए, तो जिस जो तत्व है उसके रासायनिक गुणों को क्या करता है, केमिस्ट्री को बना के रखता है, उसी को क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। जबकि अणु किसको कहते हैं भाई, तो अणु किसे कहते हैं, यानी अणु क्या है, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का अस्थायी संयोजन क्या कहलाता है, तो अणु कहलाता है। यानी दो परमाणु जब मिलते हैं, दो परमाणु जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। देख लीजिए, दो या दो से अधिक परमाणुओं का अस्थायी संयोजन, यानी अस्थायी रूप से जब मिलते हैं, दो अणु जब अस्थायी रूप से मिलते हैं तब किसका, जब दो परमाणु अस्थायी रूप से मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, तो अणु का। तो सीधे समझिएगा, परमाणु का परिभाषा क्या हुआ कि परमाणु तत्व का वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया करके उस तत्व का मान को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक, अणु किसको कहेंगे, तो दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं और उससे है ना, दो या दो से अधिक परमाणु जो आपस में मिलते हैं यानी स्थायी संयोजन यानी जुड़ाव होता है, उसी को क्या कहते हैं, तो हम उसको अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक केमिकल रिएक्शन हुआ तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। सारे जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है यानी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कुल द्रव्यमान जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या है, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है। यानी जैसे लेवोजियर का सिद्धांत, लेवोजियर का सिद्धांत क्या कहता है कि द्रव्यमान ना उत्पन्न होता है ना आपसे को पूछा, आपसे अगर यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं द्रव्यमान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तो आप वहां बता सकते हैं जी नहीं द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है, द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही क्या होता है, तो नष्ट होता है। याद रखिएगा, द्रव्यमान एक ऐसा चीज है, द्रव्यमान ऐसा चीज है जो ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। क्लियर है। आगे देखिए, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर है भाई, तो परमाणु संख्या के बारे में पहले जानते हैं। कहता है प्रोटॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यही हमारा क्या है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में अंतर। आगे देखिए, समस्थानिक क्या है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान पर द्रव्यमान संख्या अलग हो, उसे क्या कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही कोई तत्व है और उसके ऐसे परमाणु सबसे छोटा कण ऐसे जिनकी परमाणु संख्या समान पर द्रव्यमान संख्या अलग हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के पोटेनियम यानी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इससे संबंधित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। VVI समझ के एक बार जरूर याद करिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, याद रखेंगे जे थॉमसन ने किसने की, जरा बोल दीजिएगा, जे थॉमसन ने। कैथोड रे ट्यूब प्रयोग से, क्या चीज के प्रयोग से आपको दो प्रश्न यहां से निकलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और क्या चीज के माध्यम से की। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया और क्या चीज के माध्यम से, तो कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से। तो दो प्रश्न आप यहां से बना सकते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की, अभी तो न्यूट्रॉन की बात है, अब प्रोटॉन की खोज किसने की, इसको भी जरा याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने की। किसने की बाबू लोग, गोल्डस्टीन ने की। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की,
ये सब याद रखेंगे, ये सब भूलेंगे नहीं। किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की। किसने की? जेम्स चैडविक ने की। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप पढ़ कर जाइए, मैं गारंटी देता हूं कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप भले भांति अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। एक बार विश्वास करके पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा अनुभव 15 साल का है। मैं जो बोलता हूं वही होता है। एक बार आप जाइए, मेरा विश्वास करके पढ़ करके इन प्रश्नों को, आप देखेंगे कि इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आया जो आपके सपनों को एक नया आकार दे दिया, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। और कहते ना, लटकला बेटा तो गेला बेटा, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। विश्वास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता विश्वासी को मिलता है, विश्वास करने वाले को होता है। कहता है ना कि चलो ऐसा कि निशान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए, बोलो ऐसा कि प्रमाण बन जाए। चलो ऐसा कि निशान बन जाए, बोलो ऐसा कि प्रमाण बन जाए। साथियों, यहां मांगने से कुछ नहीं मिलता है, करो ऐसा कि इतिहास बन जाए। तो आपको अच्छे से पूरा मेहनत करके जाना है। किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, और किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो क्या बोलेंगे? जेम्स चैडविक ने। किसने की? जरा बोल दीजिएगा। जेम्स चैडविक ने की, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी किसने बनाई? आवर्त सारणी किसने बनाई? देखिए, वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के परमाणु संख्या सिद्धांत पर आधारित है और प्रारंभिक कार्य में मेडलिफ का योगदान है। देखिए किसका योगदान है? तो आवर्त सारणी किसने बनाई भाई? तो मेडलिफ। क्या बोलिएगा? मेडलिफ। ठीक है। देखिए, वर्तमान जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले के परमाणु संख्या सिद्धांत है। मोसले, पहला लिखेंगे मोसले और दूसरा लिखेंगे मेडलिफ। इन दोनों को आपको याद रखे चलना। कौन कौन जरा बोल दीजिएगा, कौन 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 याद रखेंगे? तो पहला मोसले और दूसरा मेडलिफ। धातु और धातु में अंतर, कितना सुंदर प्रश्न है भाई। कहेंगे सर इतना इजी पूछेगा? अरे भैया इजी ही पूछता और इजी में ही फंसाता है। धातु और धातु में क्या अंतर है? तो क्या बोलेंगे भाई? धातु किसको कहते हैं? धातु विद्युत एवं उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसमें उष्मा समाहित हो जाती है, वह धातु है ना। और अधातु क्या है? तो जो क्या होते हैं अधातु में, क्या होते हैं? जो उष्मा के कुचालक होते हैं, और जिसमें उष्मा प्रवाहित बहुत मुश्किल से होती है। तो जैसे छतरी, छतरी क्या है? तो धातु है कि अधातु है? तो बोलेंगे धातु है। ठीक है ना, समझिए। तो धातु क्या है भाई? तो जिसमें आसानी से विद्युत का उष्मा सुचारू रूप से चल जाता है, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है? सभी धातु हैं। ठीक है ना। जबकि अधातु क्या है? तो जिसमें उष्मा का कुछ जो इसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होती है, वो हमारा अधातु है। जैसे लकड़ी हो गया, है ना, लकड़ी हो गया, सूखा सामान कोई हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? धातु है। ठीक है। तो धातु विद्युत एवं उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। चमकदार, नमनशील, अधातु, विपरीत गुण वाले। ठीक है। मिश्र धातु क्या है? तो दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं का ठोस मिश्रण। अब कहते हैं कि मिश्र धातु किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक धातु जो आपस में मिलते हैं और उससे जो निर्माण होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। अब मिश्र धातु में सबसे बढ़िया क्या है? तो आपका पीतल है। क्या है? जरा बोल दीजिएगा। पीतल है। पीतल कैसे बनता है? तो तांबा और जस्ता दो पदार्थ से मिलते हैं तो जाकर के पीतल बनता है। तो पीतल को पूछ दिया कि पीतल क्या है, क्या धातु है, अधातु है कि मिश्र धातु है? तो आप बोलिएगा कि पीतल ना धातु है ना अधातु है या मिश्र धातु है। क्यों भाई? क्योंकि पीतल बनता है किसके मदद से? तो तांबा और जस्ता की मदद से। पीतल कैसे बनते हैं? तांबा और जस्ता की मदद से, जिसके कारण यह क्या है? तो जिसके कारण इसे मिश्र धातु कहा जाता है। किसको भाई? मिश्र धातु कहा जाता है। पूछ दिया किसको भाई? तो पीतल को। मिश्र धातु किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुएं के मिश्रण से जो बनता है वही मिश्र धातु कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल की परिभाषा बताइए। देखिए अम्ल, पता क्या होता है अम्ल की परिभाषा? एसिड क्या है भाई? अम्ल क्या है? एसिड क्या है? तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ देने वाले यौगिक है। क्या है? हाइड्रोजन आयन यानी H+, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन को शॉर्ट क्या है भाई?
सांकेतिक क्या है, हाइड्रोजन का सांकेतिक भाषा क्या है, तो H है। तो आयन, हाइड्रोजन आयन यानी H+ देने वाले यौगिक है ना। इसका उदाहरण जैसे देखिए HC1, H2, SO4, ये सब क्या है, तो सब अम्ल है। क्षार क्या है, यानी बेस क्या है भाई, तो क्षार क्या है, तो देखिए हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH जिसको बोलते हैं, देने वाले यौगिक है। पूछ दिया अम्ल के बारे में, तो अम्ल H+ है। पूछ देगा अम्ल क्या है भाई, तो H+ है। और जबकि क्षार क्या है, OH है। तो देने वाले यौगिक ये हमारा क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जैसे NaOH या KOH। पीएच मान क्या होता है, बहुत सुंदर प्रश्न है। पीएच मान से आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पीएच मान बताइए क्या है, तो पीएच मान क्या होता है भाई, तो विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का मापक ही क्या कहलाता है, पीएच मान कहलाता है। आप देखेंगे जल उल के मापने के लिए, शुद्धता मापने के लिए हम पीएच मान वगैरह का प्रयोग करते हैं, खारा है कि मीठा है। तो पीएच मान क्या है, तो विलयन की अम्लीयता, अम्लीयता का मतलब क्या होता है, खड़ा खट्टापन। अम्लीय चीज क्या होता है, खट्टा होता है। और क्षारीय चीज क्या होता है, कड़वा होता है। तो उसकी अम्लीयता या क्षारीयता का मापक जो होता है, देखो कोई कोई पानी पी लिएगा तो बड़ा अजीब टाइप का लगेगा। तो अम्लीयता या क्षारीयता के सब क्या है, मापने के लिए क्या करते हैं, पीएच के बारे में बात करते हैं। तो पीएच 7 तटस्थ है ना, -7 अम्लीय +7 क्षारीय, ठीक है। लवण क्या है, तो लवण ही नमक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बना यौगिक को क्या कहते हैं, लवण। अम्ल थोड़ा देखेंगे, नमक क्या होता है, थोड़ा खट्टा भी और थोड़ा नमकीन भी। तो जिसमें कि खट्टा और नमकीन दोनों क्षारीय मिल, जब अम्ल और क्षारीय दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो अम्ल का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं कि अम्ल क्या है भाई, तो अम्ल क्षारीय और अम्लीय, अम्ल और क्षार के मिश्रण से जो बनता है उसका क्या कहते हैं उसको, तो उसी को हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण, जिसको इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। इसका क्या है उदाहरण, NaCl। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, बार बार पूछे जाते हैं, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का कठोरापन क्या है, हार्डनेस क्या है, जल का कठोरापन यानी हार्डनेस क्या भाई, तो कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की उत्पत्ति से जल का साबुन के साथ ना झाग बनाना क्या कहलाता है, जल का कठोरपन कहलाता है। ठीक है, आप देखे होंगे, कहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति में, लवणों यानी जिसमें नमक पाया जाता है, उपस्थिति में जल का साबुन के साथ क्या होता है, झाग नहीं बनता है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मीठा पानी से नहाना, क्यों, क्योंकि मीठा पानी में लवण कम पाया जाता है, नमक की मात्रा कम होती है, जिसके कारण झाग ज्यादा बनता है। और जहाँ पानी खारा होता है, बहुत ऐसा जो देखिएगा कि पानी खारा है, तो पानी खारा होने के कारण उसमें साबुन रगड़ते नहीं रहिए, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उसमें कहीं से कोई जो है आपका साबुन के फेन नहीं निकलेगा कोई, है ना। जैसे कि समुद्र में आप नहाइएगा तो समुद्र क्या होता है भाई, बिल्कुल लवण से भरा हुआ है। तो वहां जब नहाइएगा तो क्या होगा, साबुन लगाए तो कोई फायदा नहीं है, वहां आपका क्या होगा, फेन नहीं बन पाएगा। विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन क्या भाई, तो विद्युत धारा द्वारा किसी यौगिक का रासायनिक अपघटन ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, जल का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में क्या विभाजन है, में विभाजन करता है कौन, विद्युत। कार्बन का संयोगता बताइए, तो कार्बन का क्या संयोगता है, तो उत्तर है 4, याद रखिएगा। कार्बन के बारीक कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उद्या के 4 क्या है, तो कार्बन का संयोगता में 4 क्या है, तो कार्बन के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न, इसे पूछे जाते हैं प्रश्न। हाइड्रोकार्बन क्या है, पढ़ लीजिएगा एक बार। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलने से जो बनता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलाने से, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उससे जो उत्पन्न होता है वही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे मीथेन का CH4, एथेन का C2H6 प्रकार से। पेट्रोलियम क्या है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, पेट्रोलियम क्या है भाई, है तो कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक मिश्रण है। पेट्रोलियम क्या है, हाइड्रोकार्बन का क्या है, प्राकृतिक मिश्रण है, यानी जिसको जन्मजात किसी ने मिलाया नहीं, अपने आप मिला हुआ है, जो ईंधन के रूप में क्या होता है, प्रयोग होता है, जलाने के लिए, चलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए प्रयोग होता है, वही पेट्रोलियम है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य कौन सी है, ग्रीन हाउस में कई सारे गैसेस पाए जाते हैं, ग्रीन हाउस में कई सारे गैसेस पाए जाते हैं, उसमें मुख्य कौन है, तो CO2 है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। मीथेन है, CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। ठीक है ना।
ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है? देखिए, ऊष्माक्षेपी सबसे पहले जानिए क्या है। तो ऊष्मा निकलती है उसी को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। कितना सुंदर है। ऊष्माक्षेपी किसको कहेंगे? जिससे ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा से शोषी का मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ से ऊष्मा निकला, यह मानते ऊष्मा, तो ये इधर वाला जो है तो ये वाला भाग क्या होगा हमारा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। और यहाँ आकर के मिल गया, यहाँ करके मिल गया तो ऊष्माशोषी कहलाएगा। यहाँ से चला तो ऊष्माक्षेपी, और यहाँ के मिल गया, इसमें आके मिल गया तो ये ऊष्माशोषी कहलाएगा। ठीक है ना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों जरूरी है? रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों जरूरी है भाई? तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए, इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों जरूरी है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलन करना जरूरी है, ताकि अभिक्रिया के, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? मिलाने से, रिएक्शन मिलाने से, तो अभिक्रिया दोनों तत्वों के परमाणु संख्या का समान हो सके। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए लेकर आया था 50 प्रश्न, और ये सारे जो आपने देखा है 50 प्रश्न, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ये इन सारे प्रश्नों में से आपके परीक्षा में 2-4 प्रश्न अवश्य लड़ जाएंगे। इसलिए याद रखना है, कैच छूटा मैच हारा, कैच पकड़ा मैच पकड़ा। तो याद रखेंगे, अच्छे से मेहनत करके जाइए। वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार घुमा घुमा कर देख लीजिए। निश्चित यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा और आपको सफलता दिलाने में काम करेगा। इसी के साथ आज का सेवा यही समाप्त करते हैं। मिलते फिर आपसे एक और वीडियो लेकर के। अगला जो वीडियो लाऊंगा उस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री से प्रश्न क्या क्या चीज से होंगे, अगला वीडियो जो होगा वह भी सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए होगा। और उसकी पढ़ाई क्या चीज में, उसके लिए मैं क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा उसमें, तो उसमें पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, और क्या पढ़ाऊंगा भाई? सोशोलॉजी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और सोशोलॉजी। ठीक है। हो सकता है हिस्ट्री के कुछ प्रश्न भी हो। तो चलिए, तैयार रहिए अगला वीडियो को देखने के लिए। इससे पहले कि आप अगला वीडियो की ओर जाइए, इस वीडियो को जरा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।